बताइएगा, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। बताइएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में गंगा को सही है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के रूप में। बताएगा तो भारत की पहली जो है हेरिटेज ट्रेन का क्या नाम है? हेरिटेज ट्रेन का, भारत की सबसे पहली हेरिटेज ट्रेन। हेरिटेज मतलब ऐसे जानते होंगे इंग्लिश वर्ड मीनिंग क्या होता है? विरासत होता है, ठीक है। क्या होता है? विरासत होता है। तो विरासत की बात यदि करते मतलब सबसे पहला जो था फेरी क्वीन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फेरी क्वीन हो जाएगी। आगे बताना आपको त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का ऐसा मात्रक, सही है। आगे बताना राज्यसभा का सभापति जो है कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और इसे जो वेतन जो मिलता है, उपराष्ट्रपति को वेतन किस काम के लिए मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है। और उपराष्ट्रपति का वेतन आखिर मिलता कितना? 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना मिलता है? सुन लीजिए, शांत हो जाइए, अब समझिएगा थोड़ा सा। अभी आपको हम क्या समझाए, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है किस लिए मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। अच्छा, जब राज्यसभा के सभापति को 4 लाख मिलेगा तो लोकसभा के अध्यक्ष का, लोकसभा के सभापति ही होते हैं ना, उन्हें कितना मिलना चाहिए? 4 लाख ही ना। तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भी 4 लाख होता है, ध्यान रखना है। इसमें सभी लोग कंफ्यूज करते हैं, मन में आता नहीं 280 होगा या 2.5 लाख होगा, ठीक है। ये सब नहीं, कितना हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष का वेतन? 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। किनको कहाँ देख लिए लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 2,80,000? थोड़ा मुझे भी दिखाइएगा आप। कहीं 4 लाख एकदम सही है, ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको, महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन जो है किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, सही है। आगे बता, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो नरोरा एटॉमिक पावर कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, शेरशाह के काल में जो है भू राजस्व का दर कितना था? 1/3 हुआ करता था। शेरशाह सूरी के काल में कितना था? 1/3 भू राजस्व कर था, ठीक है। आगे बताना है आपको, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है, किनके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जैसी की बात करते हैं तो पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी है, ठीक है। और ये किनके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन हो जाएंगे, सही है। आगे बताना, स्वप्नवास वधता के लेखक कौन होगा? ठीक है, भास हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। आगे बताना, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना है, शिवाजी की पैदल सेना का नाम क्या था? तो शिवाजी का पैदल सेना का नाम पाइक सेना के रूप में बोलते थे, पाइक, ठीक है। आगे बताना है, शिवाजी का मंत्री परिषद जो था कितना सदस्यीय था? 8 सदस्यीय था। और इन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज, ठीक है। अष्टदिग्गज की बात करते हैं तो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। और अभी बोले थे आपको शिवाजी, तो शिवाजी के मंत्री परिषद अष्टप्रधान कहलाता था। क्या कहलाता था? अष्टप्रधान कहलाता था। जान लीजिए, क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं? नहीं, अलग अलग हुआ। सुन लीजिए पहले, अष्टदिग्गज जो था ये कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का समूह था, ठीक है। और अष्टप्रधान जो था ये शिवाजी के काल में इनके मंत्री परिषद का जो है 8 सदस्यीय मंत्री परिषद था,
ठीक है, यानी इनके मंत्री परिषद में कुल कितना सदस्य थे? 8, इसलिए अष्ट प्रधान कहा जाता था, जिसमें पेशवा का पद सबसे प्रमुख हुआ करता था। और पेशवा का मतलब क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। और पेशवा के साथ साथ एक पद जो और इम्पोर्टेंट था, सुमंत, जो क्या कहलाता था? विदेश मंत्री। यानी सुमंत कौन सा पद होता था? विदेश मंत्रालय का। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को। ध्यान से सुनिए, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को? शाहजहां के काल को कहा जाता है। और अगर गुप्त काल की बात बोलते हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, देखिए एकदम जो ध्यान से सुनते होंगे ना, उन लोग को अपने आप एकदम भाषा के साथ एक लय में याद हो जाएगा। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है किस काल को स्वर्ण काल? गुप्त काल को कहा जाता है। और हिंदी भाषा का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? अकबर के काल को हिंदी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना है, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तानसेन का बचपन का नाम क्या था? देख रहे हैं, ठीक है, तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे। ठीक है, और तानसेन के गुरु की नाम बात करें, प्रारंभिक गुरु, तो मोहम्मद गौस थे। कौन थे? मोहम्मद गौस हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में स्थित है। सही है, आगे आपको बताना है। ठीक है, और तानसेन किसके दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे? अकबर के दरबार में रहते थे। सही है, बीरबल का बचपन का नाम बता दीजिए। महेश दास हो जाएगा। सही है, आगे आपको बताना है, मुगल वंश का कौन सा शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। और ये भी बताना है आपको, औरंगजेब का राज्याभिषेक किस युद्ध के बाद पहली बार हुआ था? सामूगढ़ की लड़ाई के बाद जो है पहली बार 1658 में औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था। दूसरी बार की यदि हम बात करें 1659 में देवराय के युद्ध के बाद जो है औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था। ध्यान रखना है, 2 से देवराय, 2 से दूसरी, 2 से दिल्ली, यानी दूसरी बार राज्याभिषेक जो हुआ था कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। किस युद्ध के बाद? देवराय के युद्ध के बाद। और कब? 1659 में। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। आगे आपको एक बात और समझना है कि दिल्ली सल्तनत का भी एकमात्र सुल्तान जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, वो हो जाएंगे FST, यानी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का कितनी बार राज्याभिषेक हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक इनका भी हुआ है। अब हम औरंगजेब के बारे में बात कर रहे थे, तो औरंगजेब के बारे में जान लीजिए कि उत्तराधिकार का, यानी शाहजहां के जीवन काल में उत्तराधिकार की कुल कितनी लड़ाई हुई थी? 4 लड़ाई। शाहजहां के जीवन काल में उत्तराधिकार की कितनी लड़ाई? 4 लड़ाई। और चारों लड़ाई में यदि हम बात करें, सबसे पहले कौन सी लड़ाई हुआ था? बहादुरपुर का युद्ध था। कौन सा था? बहादुरपुर का युद्ध था, जो कि 1658 में ही होता है, जो कि अप्रैल मई के आसपास होता है। डेट आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, एक क्रम ध्यान रखना है। पहला बहादुरपुर का युद्ध। दूसरा युद्ध की बात करते हैं धर्मठ का युद्ध। कौन हो जाएगा? धर्मठ का युद्ध। 2 तो आपको बता चुके हैं, 2 पहले बताए हैं अभी जस्ट, जो पहले के बाद राज्याभिषेक और दूसरे के बाद फिर राज्याभिषेक। 3 गो 1658 में हुआ है। बहादुरपुर का युद्ध, धर्मठ का युद्ध और इसके साथ साथ जो है सामूगढ़ का युद्ध, ये तीनों 1658 में। और चौथा युद्ध जो हुआ था देवराय का युद्ध 1659 में। और देवराय के युद्ध के बाद जो है दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था। ध्यान रहेगा। ठीक, आगे बताना है आपको, मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को किसने भेंट किया था, यानी किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला के द्वारा। किसके द्वारा? मीर जुमला के द्वारा। और आपको ये बताना है, मयूर सिंहासन का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। और मयूर सिंहासन के जो है वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? बेबादल खां। किसे जाना जाता है? बेबादल खां को जो है मयूर सिंहासन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह हो जाएगा। ठीक है, ये जान लीजिए। मयूर, हाँ हम बता रहे हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन हो जाएंगे? मोहम्मद शाह, जिनका उपनाम रंगीला बादशाह के रूप में भी जाना जाता है। और ये ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह के शासन काल में ही
मयूर सिंहासन को लूटकर कौन ले गया था? नादिर शाह। और नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन के रूप में भी जानते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि ईरान का नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? नादिर शाह को। अब आपको ये बताना है कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ कब था? 1739 में। कब हुआ था? 1739 में जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक है, आगे जब नादिर शाह जान गए, एक तैमूर लंग है, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ? 1398 में हुआ था। और तैमूर लंग का आक्रमण किसके काल में हुआ था? नासरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में। किसके काल में? नासरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में जो है किसका आक्रमण हुआ था? तैमूर लंग का, यानी लंग यानी लंगरा था ये। ठीक है, और इसी का सेनापति होता है कौन? खिज्र खां। और खिज्र खां के द्वारा किस वंश का स्थापना किया जाता है? सैयद वंश का स्थापना किया जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना है। तेमुचिन। ठीक है, आगे आपको बताना है 1857 के विद्रोह को जो है बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध जो है किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया था? टी.आर. होम्स के द्वारा। और किसके द्वारा ये भी कहा गया था? ईसाइयों तथा जो है धर्मांधों के बीच का युद्ध था। L.E.R. रीज के द्वारा, L.E.R. रीज के द्वारा कहा गया था। तो यह जो है धर्मांधों तथा ईसाइयों के मध्य का जो है युद्ध था। और एक है, अभी बोले थे टी.आर. होम्स ना, टी.आर. होम्स के द्वारा क्या कहा था? बर्बरता एवं सभ्यता। होम्स मतलब क्या होता है? घर होता है। घर में जानवे करते हैं लोग क्या करते हैं, यानी ये सब या तो सभ्यता का पालन करेंगे, अगर नहीं पालन कर रहे हैं तो लोग उन पे बरबराएंगे, मतलब क्या हुआ? गुस्सा करेंगे। ठीक है, एक तरीका बता रहे याद करने का, यानी टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। यह बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध था। ठीक है, आगे आपको ये बताना है दिल्ली में जो है 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बहादुर शाह, सुन लीजिएगा, बहादुर शाह जफर या द्वितीय के द्वारा जो है दिल्ली में युद्ध का नेतृत्व किया गया था। बट दिल्ली में सन नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? वो बख्श खां के द्वारा किया गया था। और दिल्ली के जो है विरोधी यानी दमनकर्ता अंग्रेज कौन थे? हडसन हो जाएगा ना, हडसन। दिल्ली में हडसन था दमनकर्ता। आगे आपको बताना है लखनऊ यानी अवध में कौन थे? हाँ, अगर यहाँ की भारतीय नायक की बात करें तो बेगम हजरत महल हो जाएंगे। कौन होंगे? बेगम हजरत महल। और जो है इनके दमनकर्ता कौन हो जाएंगे? कैंपबेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बताना है 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्जा गालिब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मिर्जा गालिब हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना पटना से कौन थे 1857 क्रांति का जो है? पटना से पीर अली। ध्यान रखना है, पटना से 1857 की क्रांति का नायक पीर अली हो जाएंगे। और दमनकर्ता की बात करते हैं, कौन हो जाएंगे? टेलर। टेलर ही होंगे। ठीक है, विलियम टेलर दमनकर्ता हो जाएंगे। आगे क्या हुआ? दमनकर्ता का मतलब हुआ कि ब्रिटिश का कौन था जो उसको दबाने का काम किया था। यानी जैसे कि हम बोलते हैं 1857 क्रांति को जो है पटना में दबाने का काम किसके द्वारा किया गया था? किस ब्रिटिश के द्वारा? तो टेलर के द्वारा, विलियम टेलर के द्वारा किया गया था। आगे बताना नील दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? दीनबंधु मित्रा हो जाएंगे। सही है, आगे बताना है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था जो 1859-60 में हुआ था। ठीक है, 1859-60 में हुआ था। आगे बताना है आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? क्रीमियन युद्ध से है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से हो जाएगा? क्रीमियन युद्ध। और क्रीमियन युद्ध जो है किस किस देश के मध्य हुआ था? रूस और तुर्की के मध्य हुआ था। क्रीमियन युद्ध किसके मध्य हुआ था? रूस तुर्की के मध्य हुआ था। आगे बताना है आपको, नहीं देखिए, एक मिनट, हाँ ठीक है, रूस तुर्की के मध्य हुआ था, जिसमें बोला जाए तो ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की ने जो है किसको पराजित किया था? रूस को। यानी कहने का मतलब मुख्य रूप से किसके बीच था? रूस एवं तुर्की के मध्य हुआ था। आगे आपको बताना है लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। ठीक है, ब्रिटेन का थे, ब्रिटेन के।
आगे बताना है आपको। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। सही है। आगे बताना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना। और गंगा यमुना का संगम कहाँ है, यानी कहाँ पे मिलती है? प्रयाग में, यानी इलाहाबाद में। ठीक है। और इलाहाबाद में कुल कितनी नदियां मिलती हैं? 3। कौन कौन? गंगा, यमुना, सरस्वती। आगे बताना है, जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा। आप बताइए भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? कोई लोग नहीं बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? जिनसे पूछेंगे वही, आपस में बात नहीं कीजिएगा। नहीं पता है? ईमानदारी से बताइएगा। ऑनेस्टली नहीं पता है, कंफ्यूज है, चलिए कोई बात नहीं, शांत रहिए। आप बताइए भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आप कंफ्यूज है, शांत रहिए अभी। ठीक है। आप बताइए क्या है भारत का राष्ट्रीय फल? जिनसे पूछेंगे वही बोलिएगा। याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है। आप बताइए भारत का राष्ट्रीय फल, आप ही को बोल रहे हैं। हाँ, आम है। रुकिएगा, आप लोग पीछे बताइए भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। सही बोल रहे हैं? सही है, आम। सोच लीजिए, मन में एक छोटा सा आसान क्वेश्चन था, हम जान रहे हैं। देखिए बता रहे हैं ना, अभी 2 लोग से पूछे, 2 लोग कंफ्यूज कर गए, मतलब मन में आ गया। रखिए, ठीक है। यही चीज होता है एग्जाम में। एग्जाम की क्वेश्चन आसान रहती है, बट थोड़ा सा मन में नहीं, इतना आसान कैसे पूछ सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। ठीक है। मन से इस चीज को हमेशा निकाल के चलना है। ठीक है। आप लोग को हम हाल फिलहाल में एसआई का एग्जाम हुआ है, 16 तारीख वाला क्वेश्चन देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं? जो लोग नहीं देखे हैं एक बार देखिएगा। और हमें लगता है कम से कम जो है 50 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, ऐसा क्वेश्चन जो जिसको कंटिन्यू वे में चल रहा है। नहीं चल रहा था? बताइए। कंटिन्यू वे में जो 50 क्वेश्चन बोलते हैं ना, ऐसे बात बात में वो 50 क्वेश्चन समझिए आपको हूबहू देखने को मिलेगा। नो लैंग्वेज चेंज दिखेगा आपको। वो जो भी हम बोल रहे हैं वो कम बोल रहे हैं, नहीं यकीन हो आप क्वेश्चन सामने लेके देखिएगा। और जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उनको जरूर ये पता, या सुन रहे होंगे क्यों, जरूर पता चलेगा कि एकदम 100% है। 3-4 जो वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह जो पूछा गया था, क्या नहीं बताए हुए थे? सब था। इसके साथ साथ में आप लोग बताइएगा कि भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बताए थे? नहीं बताए थे? जो लोग नहीं होंगे तो सुन लीजिए, भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर रेखा को? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के। हम साथ में ये भी बात बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। और ऑप्शन में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी सब दिया हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके साथ साथ ये भी बताए थे आप लोग को क्या, कि कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके साथ साथ ये भी बताए थे कि सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जगह से होकर गुजरता है प्रॉपर? बोलिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास पड़ता है, नैनी के समीप से। ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी आप सभी को बताए थे कि भारत में ये क्या है कि जो सारे 82 डिग्री देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस जगह पे कटान करती है? छत्तीसगढ़ में। किस जगह पे, किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में कटान करती है। आप समझ सकते हैं। और किस किस राज्य से ये भी याद करवाए थे क्रम में कि सबसे ऊपर तो उत्तर प्रदेश हो गया। हाँ, प्रदेश वाला 3 को बताए थे, लेकिन ऐसे भी हम बता देते हैं। उत्तर प्रदेश से नीचे आते बीच में, भारत के बीच में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीच में टच करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जस्ट नीचे आते तो कौन सा राज्य होता है? मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़ ना। मध्य प्रदेश जस्ट सटे है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से नीचे आते हैं तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। पहले उड़ीसा, और उड़ीसा का नीचे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश होते हुए नीचे कहाँ? समुद्र में जाती है सीधा सीधा। तो आप एक जान लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है। ये एग्जाम का जो है ना, एग्जाम का जो है हाई कैपेबिलिटी होता है, हाई क्षमता की बात करते हैं। इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं पूछा जाएगा। सीधा सीधा इसमें तो सीधा पूछ दिया कि भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं। आसानी से 82.5 डिग्री। बहुत सारा क्वेश्चन तो सामने नहीं है, उतना जब सामने दिखता है तो याद आते रहता है। ठीक है। कभी होगा तो हम 1 दिन से आपको करवा देंगे आप लोग को। ठीक है। थोड़ा देखिए, थोड़ा सा ये होता है, आप सभी को बता रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन जब आप देखिएगा ना, ठीक है, आपके मन में ये चीज लगेगा कि नहीं, हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं ना, और हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। और जब तक ये मन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, तब तक रिजल्ट नहीं होने वाला है।
और आपको हम जिस क्वेश्चन को जैसे अभी हम बोले भारतीय मानक समय रेखा को बोल के हम निकल जाते, ठीक है, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं पड़ता आपको, लेकिन इस बात को ये रिलेट करके बताया कि ये एग्जाम में पूछा है और हाल ही के एग्जाम में थोड़ा सा मन में आने की हो सकता है मेरे एग्जाम में भी पूछे। और जान लीजिए जीके जीएस ऐसा ही सेक्शन है, रिपीट होगा ही, जो हिस्ट्री है वही हिस्ट्री रहेगा, जो ज्योग्राफी है वही ज्योग्राफी रहेगा, जो पॉलिटी है वही पॉलिटी रहेगा ना। अनुच्छेद 49 में यदि हम बात करते हैं 49 में क्या है बताइएगा, साथ साथ आर्टिकल 49 में क्या है, तो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारकों हैं उन सभी के संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। क्या बिहार दरोगा के एग्जाम में अगर आर्टिकल 49 पूछा जाएगा तो यही आंसर रहेगा कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण बिहार पुलिस में बदल जाएगा? नहीं ना बदलेगा, तो वही चीज रहेगा। बस इस चीज को आपको फोकस करना है। हर एक क्वेश्चन ये इतना माइंड में सेट कर लीजिए, जितना भी क्वेश्चन बोला जाता है क्यूज के दौरान कोई भी पर्सन करवा रहे हैं, ये एक एक क्वेश्चन का उतना ही इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं सोचना है क्या वो कौन सी रहता नहीं समझे क्यूज से। कल सीजीएल का एग्जाम देने गए दे के आए, 25 का 25 क्वेश्चन था जी। अरे हम बता रहे हैं सीजीएल छोड़िए, इससे पहले एमटीएस का भी एग्जाम हुआ था ना, एमटीएस के एग्जाम में भी बता रहे हैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो लर्निंग बैच के स्टूडेंट है और वो लोग समझिए कि 20 क्वेश्चन सही करके आए हैं 25 में। नहीं तो देखिए हम क्या बताएं, लेवल आपको अच्छा लेवल रहे या आसान, आपको आता है तब ना आप समझ रहे हैं आसान है। जिनको नहीं आता उनसे पूछिए क्या होता है जीके जीएस, बता देंगे आपको। ठीक है, इस चीज को समझिए, मन में सिर्फ इस बात को निकाल के चलिए हमेशा आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप 6 महीना साल भर या किसी टीचर के यहाँ जाके एक एक चीज को पढ़ेंगे तब जाके रिजल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉन्शियस होकर सुन लीजिएगा ना, पर डे जो सेट होता है ये सफिशिएंट है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं हम एक एक चीज को हम बारीकी से पढ़ेंगे अच्छा से तभी होगा। हाँ अच्छी बात है, अगर बारीकी से पढ़ रहे हैं समझ के पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जितना क्वेश्चन नजर से कानों से गुजर रहा है उतना तो ध्यान रखना है ना। बार बार रिवीजन तो कर सकते हैं ना, और रिवीजन करने के लिए आसान सा उपाय है। आप इतना जरूर जानते होंगे कि अभी इसमें बहुत सारे लोग होंगे यूट्यूब देख के कितने लोग आए हैं बताइएगा तो? बहुत सारे लोग हैं, बता रहे हैं, शर्म आ रहा होगा कि कैसे हम हाथ खड़ा करें। खैर कोई बात नहीं, इस चीज को आप समझ सकते हैं। बाहर में जितने लोग रह रहे हैं ना, जो क्लब तक नहीं पहुंच सकते हैं, वो लोग परेशान रहते हैं, सोचते हैं एक दिन में 4 वीडियो क्यों ना आ जाए। ठीक है, ठीक है, एक दिन में सोचते हैं 4 वीडियो आ जाए, और आप लोग यहाँ पे बैठते हैं ना तो आपस में क्या करते हैं, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। बात करने के दौरान 3-4 क्वेश्चन निकल जाता है। आप कमेंट यूट्यूब पे पढ़ते देखते होइएगा, यही लिखा जाता है काश मेरे भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ग्रुप चलता हो। ठीक है, पटना वाले परेशान रहते हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज को लेके, बाकी जगह की बात छोड़ दीजिए। इसलिए मन से इस चीज को निकाल के आप जहां है कोशिश करिए, रेगुलर अच्छा से मेहनत करें, हर एक का रिजल्ट होगा। बुक कौन सा है, आप कितना बताएं। अच्छा एक चीज बताइए तो, हाँ क्या हुआ? नहीं सही बात है, सबसे ज्यादा यही आता है कि बुक कौन सा है। आपके सामने बताए तो कौन सा बुक से अभी हम पूछ रहे थे? एसपीडी से पूछ रहे हैं। क्या सारा क्वेश्चन एसपीडी में लिखा हुआ है? अच्छा नहीं, कितना क्वेश्चन हम एसपीडी से पूछते हैं ये बताइए आप। एक क्वेश्चन यदि देख लेते होंगे तो उससे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन आता होगा जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम क्या कमेंट में क्या रिप्लाई करें, कौन सा बुक? क्या हुआ? नहीं देखिए नहीं समझ में आता है लोगों को ना। ठीक है, क्या हुआ? देखिए लगभग आप देखिए हम बताते हैं, ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए एग्जाम में क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं ना, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। आप लोग को डेली सेट क्यों मरवाया जाता है, थोड़ा सा सोचते हैं? डेली सेट इसलिए मरवाया जाता है, आप जो चीज पढ़ रहे हैं अभी, जैसे कि क्वेश्चन हम बोले कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1939 में। सभी लोग को ये बात भी नहीं पता होगा मेरे समझ से, लेकिन जिनको पता है उनके लिए क्या लगेगा, बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन था, इसका लेवल ही क्या है। लेकिन जिनको नहीं पता उनसे पता करिए। ठीक है, कि अगर भारत की राजधानी नई दिल्ली यदि सभी को पता है तब आसान है। एक बच्चा को जिसको नहीं याद है उसको याद करवाते उसके लिए तो बहुत मुश्किल है ना। इस चीज को हमेशा समझिए, आता है तो आसान, नहीं तो मुश्किल है। तो आप कह रहे हैं सिमिलर ऑप्शन की बात करते हैं, लगभग में जैसे 1939, 1940, 1938, 1900 ऐसे ऑप्शन दिखेगा ना आपको। तो लगभग आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक छाटेंगे कैसे?
हाँ, ये चीज है, इतना है कि आप बार बार पढ़ रहे हैं 1939 से 45 तक चला था, 1939 से 45 चला था, अपने आप आपको दिखेगा सीधा सीधा 1939। अगर सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप, ऑप्शन जब देखिएगा ना, चारों ऑप्शन आपको लगेगा 1938 था, 1940 था, मन में ऐसे सोचने लग जाते हैं। और हर किसी के साथ होता है ऐसा, मेरे साथ भी, हर किसी के साथ होता है। इस चीज को, ये चीज तभी दूर होगा आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आप क्वेश्चन सेट में देखेंगे, 4 ऑप्शन दिखेगा और ऑप्शन से आपको छांटना होता है। आप जानते हैं, देखिए वैसे क्यूज के दौरान कुछ बातें ऐसे भी बताते हैं, मन में आते रहता है कि 4 ऑप्शन क्यों दिया जाता है, हम लोग से 4 ऑप्शन वाला एग्जाम क्यों लिया जाता है। आप वैसे पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, और पुलिस और चोर समझ रहे होंगे एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। आप जो काम कर रहे हैं, आप 4 गो लोग खड़ा है वहां पर, आप उन चारों विकल्प आपको दिख रहा है, उनमें से आपको चूज करना है कि कौन चोर हो सकता है। मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी इतने लोग के बीच में हम 2 लोग से पूछे थे कि भारत का राष्ट्रीय फल, 3 लोग से पूछे लगभग, ठीक है। कंफ्यूज तो आखिर सब लोग के मन में आ गया ना, चेहरा से पता चल जाता है ना, ठीक है। नहीं बात को नहीं समझ रहे हैं, चेहरा से पता चल जाता। उसी तरह से यदि आप पढ़ रहे हैं, यानी कहने चेहरा से कैसे पता चलता है, क्योंकि हम हमेशा हम सभी के बीच में रहते हैं, पता चलता है ना कि कॉन्फिडेंस, चेहरा दिख जाता है कि किनको आता है किनको नहीं आता है। आप यदि सब दिन से पढ़ रहे हैं तो 4 गो ऑप्शन देखिएगा, पता नहीं चलेगा कौन आंसर हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। आप हर जो प्रैक्टिकली लाता है ना, उस चीज को अपने सिलेबस से रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसा मन में हमेशा मान के चलना है, कुछ नहीं, हमें जो चीज मिला है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात होती है, एसएससी की जो लोग तैयारी करते हैं, अब छापा मारने के लिए जा रहे हैं, अब उनको पता रहेगा तब ना, वो क्या करते हैं, घुमा के कुछ बात रखेंगे, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ सामने वाला रिएक्शन करेगा ही, कुछ ऐसा बात होगा जिस बात को पकड़ लिया जाता है। नहीं लगता है ये चीज जरूर ऐसा हो सकता है, ऑप्शन से इसीलिए खेला जाता है, ठीक है। जानने के लिए तो सही आंसर सभी लोग को पता रहता है। अब आसान क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे, जैसे कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर। शायद ये क्वेश्चन भी उस दिन के सेट में था, एग्जाम में था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी था। अब बताइए हम कितना दिन बताए हैं कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। अब सोचिए अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये कब होगा? जब आप पढ़ेंगे तब ना। सीधा सीधा जान लीजिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चाहे हंस के पढ़े चाहे रो के पढ़े, ठीक है। रो के तकलीफ दे के आप दौड़ सकते हैं, फिजिकल निकाल सकते हैं, यहाँ तो रोना पड़ कहाँ रहा है। सीधा सीधा हमेशा इस चीज को सेट करिए। इसलिए बेहतर ढंग से अच्छा से मेहनत कर लीजिए। अगर चाहते हैं शरीर को तकलीफ देना तो नहीं, तकलीफ देना चाहते, आराम चाहते हैं तो ऐसे ही हमेशा जीवन भर 3 घंटा आइएगा, बैठिएगा, जाइएगा। तकलीफ देने का मतलब है अच्छा से पढ़िएगा तो रिजल्ट कहीं नहीं हो जाएगा, और रिजल्ट हो जाएगा तो दौड़ना भी पड़ेगा, सीधी सी बात है, वहां तो तकलीफ होगी। इसलिए मेहनत अच्छा से करिए, जम के करिए। मेरा मानना है जो कॉन्शियस होके रहेंगे, हर एक का रिजल्ट नहीं हुआ कॉन्शियस स्टूडेंट का तो फिर बताइएगा, ठीक है। जितने संख्या में है ना, जानते हैं ना, कहीं भी किसी भी संस्थान में यदि आप देखते हैं, बाहर के संस्थान जितने भी है, बड़ा बड़ा संस्थान आपको दिखेगा 5000 10,000 स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हुए दिखते हैं, ठीक है। अगर 5000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, उसमें से अगर 10 गो या 20 गो का अगर रिजल्ट हो जाता है, एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो लगता है बहुत ज्यादा हो गया है, नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए यहाँ अभी 350 400 के ही आसपास में ना है। जब एग्जाम डेट आ जाएगा तो लगभग 500 के आसपास में जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 500 रहेगा ना, तो 500 में जान लीजिए कम से कम 300 का पीटी होगा। फाइनल करने की बात करते हैं तो कम से कम 100 से 150 का फाइनल होगा, यानी सीधा 50% की बात हम कर देते हैं, ठीक है। अब समझ सकते हैं 150 रिजल्ट कम होता है, बहुत होता है, लेकिन कोशिश आपको करना है उस 150 में शामिल होना है, ठीक है। और उस 150 में शामिल होने के लिए बस एक चीज है, कहीं भी आपको मेहनत करिएगा, जिस फील्ड में मेहनत कीजिएगा उस फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं कीजिएगा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए कॉन्शियस होके हर एक क्वेश्चन का इंपोर्टेंस दीजिएगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको समान अंक मिलते हैं, चाहे आपके क्वेश्चन में भारत की राजधानी ही क्यों ना पूछ दी जाए, उसके लिए भी आपको 1 अंक ही मिलेंगे। चाहे आपसे ये पूछ दिया जाए अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542, जो कि हम जानते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली और अकबर के जन्म में आसमान जमीन का फर्क है ना। जो लोग नहीं अगर अच्छा से पढ़ेंगे हिस्ट्री, उन्हें तो नहीं पता रहेगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। इसलिए ये समझ लीजिए, आसान हो चाहे भारी हो, हर क्वेश्चन का इंपोर्टेंस उतना ही है। इसलिए हर एक क्वेश्चन का वैल्यू देना है, समझना है।
चलिए आगे बताइएगा, केंद्रीय जो है खाद्य तकनीकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? गलत है, मैसूर हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान कहाँ हो जाएगा? मैसूर में स्थित है। सही है। आगे आपको बताना है, अंडमान द्वीप के सर्वाधिक निकट स्थित देश कौन सा है? अब मैप की बात करते हैं। अंडमान निकोबार की स्थिति सभी लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो समझ लीजिए नीचे से है। अच्छा, बात करते हैं, अगर देश की बात करते हैं तो उसके आसपास में, यानी अंडमान निकोबार के पास समुद्र है, उसके निकट में कौन सा देश है? इंडोनेशिया। पहले नजदीक की बात करते, कौन सा देश हो जाएगा? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी बता देते हैं, जकार्ता हो जाएगा। ठीक है। और इसका बदल गया है ना, नूर संतारा। ठीक है, नूर संतारा बात करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया है। ठीक है, हो गया नूर संतारा, सही है। आगे बताना है आपको, सिंचाई पर जो है कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था? अब देखिए, नहीं आ गया ना मन में, जखने नहीं आया तो 100% आपका आंसर गलती होगा। देखिए हम सीधा से देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ रटने के लिए नहीं बता रहे, आपको बता भी रहे कि कैसे याद भी करना है इस बात को। जब ये आप एक कॉन्फिडेंस के साथ देखिए, क्वेश्चन देखिए, मन में आ गया कि नहीं फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक से मोहम्मद बिन तुगलक पे नहीं जाना है। फिरोज शाह तुगलक कहता नहीं काहे बोलने लग गए, वही चीज बता। अब आपको अब देखिए का है याद कैसे करना है इसको। आपसे अभी हम क्या बोले, सिंचाई पर कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। कैसे होगा ये बात याद रखना है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, यानी सबसे पहला जो नहर का निर्माण करवाने वाला शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, जो पहली बार नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, एक नहर का निर्माण करवाया, तो इसके बाद क्या आता है? मोहम्मद बिन तुगलक आता है। उसका इस पे विशेष ध्यान नहीं रहता है, वो तो इधर उधर में लगा हुआ रह जाता है। कभी राजधानी परिवर्तन किया, कभी सिक्का को परिवर्तन किया, कहने का मतलब, और बहुत विद्वान शासक था, इसलिए बौरा आ गए, समझिए सीधा सीधा। आगे बात कर, इनके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक आते हैं, इनका ध्यान जाता है किसानों के प्रति आता है, और ये सोचते हैं कि अगर एक नहर तो बनाए थे दादाजी, सीधा सीधा समझिए, ठीक है, जिसका रिजल्ट बेहतर रहा, आशा करते हैं हम नहर बहुत सारा बना देते ताकि किसानों को जो है पानी यानी सिंचाई के लिए प्रॉपर वे में पहुंच सके। और जब ये सुविधा यदि किसान को दे रहा है, अब उसको लिए नहर यदि बनवाएगा तो कुछ ना कुछ तो खर्च होगा ना, खर्च होगा तो उसका भरपाई कहाँ से होगा? बोलिए, जब तक टैक्स लेगा नहीं, यानी पानी के बदले, तब तक कहाँ से भरपाई होगा? तो वही चीज है। तो सिंचाई के लिए जो पहली बार टैक्स लगाने का काम, यानी कर लगाने का काम किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को अब जरूर याद रहेगा। ठीक है, पहली बार नहर का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सभी लोग जानते होंगे, दिल्ली सल्तनत के किस वंश के संस्थापक? तुगलक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक, जो कब किए थे? 1320 में। 1320 में ही ना, 1320 में स्थापना किए थे। बेचारे 1325 में मर भी जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक। कब मरते हैं? 1325 में मर भी जाते हैं। आगे बात करते 1325 में फिर बेचारा आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका बचपन का प्रारंभिक नाम क्या होता है? जौना खां। और जौना खां की स्मृति में आप जानते हैं किस शहर का स्थापना किया गया था? जौनपुर शहर का स्थापना किया गया था। और जौनपुर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो कि जौना खां की स्मृति यानी मोहम्मद बिन तुगलक के यादगार में जो है जौनपुर शहर का स्थापना किया था। और जौनपुर शहर में एक मस्जिद बहुत पॉपुलर है, अटाला मस्जिद। कौन सी मस्जिद? अटाला मस्जिद कहाँ हो जाएगा? जौनपुर में। और किसके द्वारा बनवाया गया था अटाला मस्जिद? इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। किसके द्वारा? सरकी शासक इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा अटाला मस्जिद बनवाया गया था। इसके बाद हम बात कर रहे थे फिरोज शाह तुगलक की ना। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जौनपुर का स्थापना भी कर दिया। अब इसके बाद क्या करता है? जो क्या किया, एक टैक्स तो सिंचाई पे कर भी बता दिए। इसके लिए क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि पहली बार नहरों का जाल बिछाने का काम किस शासक के द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाने का काम किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार जो है लोक निवारण, ठीक है, लोक निवारण की बात करते हैं, का स्थापना करने का काम, यानी कहने का मतलब जो है लोक क्या था? रोजगार, एक तरह समझिए रोजगार ब्यूरो स्थापित करने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज शाह तुगलक को जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर के रूप में भी जानते हैं।
ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अकबर के रूप में किसे जानते हैं? फिरोज शाह तुगलक को जानते हैं। और फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले दूसरे शासक। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सबसे लंबे कार्यकाल में दूसरा शासक होते हैं जिनका कार्यकाल 37 वर्षों का होता है, जो कि 1325 में गयासुद्दीन तुगलक मरते हैं, 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठते हैं और 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1351 में और 1351 में कौन बैठ जाते हैं गद्दी पर? फिरोज शाह तुगलक बैठ जाते हैं और फिरोज शाह तुगलक 1351 में बैठते हैं और 1388 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब कितना साल? 37 साल। आगे इसके बाद है, तो आपको मन में आया कि दूसरे सबसे यानी लंबे समय तक शासक थे, तो पहले शासक कौन थे? तो पहले शासक की बात करते हैं बहलोल लोदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बहलोल लोदी। यानी दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले शासक की बात करते कौन हो जाएगा? बहलोल लोदी हो जाएगा। और बहलोल लोदी का शासनकाल कब से कब तक हो जाएगा? तो 1451 से लेकर 1489 तक। कब से कब तक? 1451 से लेकर 1489 तक किनका कार्यकाल था? बहलोल लोदी का कार्यकाल था। ठीक है। और बेचारा 89 मरे हैं। आप ध्यान से देखिए, 1351 से 1388 है और 1451 से 1489 है। एक साल ज्यादा हो रहा है। तो सबसे लंबा कार्यकाल किन का? एक साल ज्यादा की बात करते, 100 साल तो ऐसे बता रहे हैं, ठीक तो है। 1351 में कैसे बैठेगा? लोदी वंश और तुगलक वंश कैसे होगा एक साथ? हम एक साल ज्यादा बोले, इसका मतलब एक 37 साल था तो दूसरा 38 साल शासन किया है। नहीं समझे? ठीक है, कुछ एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, बताइएगा बादल किस मंडल में अवतरित होता है? क्षोभ मंडल, यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं किस मंडल की घटनाएं? क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है। अच्छा, झील वाला भी क्वेश्चन हम करवाए थे ना। ठीक है, जिसे बताना है सर्वाधिक नमकीन झील यानी खारे पानी की झील कौन सी होगी? चिल्का झील, उड़ीसा ना। ठीक है, सांभर झील भी लवणीय झील का ही उदाहरण है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक लवण वाला झील कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील, उड़ीसा हो जाएगा। सबसे मीठे पानी की झील भारत में बात यदि हम करें, भारत में बुलर झील हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। अगर विश्व में अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो सुपीरियर झील हो जाएगा जो कहाँ है? अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, यूएसए और कनाडा के सीमा पे पड़ता है। ठीक है, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे एक नजर हम देखे थे और सारा याद नहीं, जब सामने दिखता है तो उसमें आता है कि नहीं ये है। लेकिन इतना जान लीजिए, इतना आसान हम रियली बताते हैं, दरोगा का एग्जाम कभी उतना आसान नहीं हो सकता था। ठीक है, और ये हमेशा माइंड में सेट करिए। देखिए कभी कभी बीच में बताना पड़ जाता है कि आपके एग्जाम में आप एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हम मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ही हमको सिर्फ आना चाहिए तो रिजल्ट हो जाएगा। आपको नौकरी के लिए सब कुछ आना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं? सब कुछ ऑलराउंडर होना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराउंडर का मतलब देखिए ना, एसआई का एग्जाम था, बोला इसका सिलेबस मेंस भी होता है और मेंस हिंदी यानी एक स्पेशल पेपर होता है। ठीक है, और बताइए प्री में हिंदी देने की क्या जरूरत थी? इंग्लिश देने की क्या जरूरत थी? आप समझ सकते हैं ना। बिहार पुलिस से तो मानते हैं एक एग्जाम होता है तो चलो हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिक्स है इसमें, लेकिन उसमें तो देने का कोई जरूरत नहीं था। और जो लोग नहीं पढ़े हुए थे, जिनको कुछ नहीं आता था, वो लोग तो समझिए वहां से पीछे हट गए ना, लेकिन जिनको आता था वो लोग तो आगे हैं। इसलिए मन में हमेशा सोच के चलिए आज से सब कुछ को पढ़ना है। और कल से आप सभी के लिए एक्स्ट्रा के लिए हम कोशिश करेंगे कि कल शाम से 7 बजे पर डे सभी लोग लाइव में रहिएगा। ठीक है, कुछ नहीं, एक टेस्ट बिहार पुलिस का टेस्ट जो आप लोग सेट बनाए होंगे शायद, ठीक है, हमें लगता है वही सब टेस्ट ऑनलाइन मोड में अभी चल रही है एप्लीकेशन पे। ठीक है, जो लोग टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं या फिर बाहर में जो लोग हैं उन लोगों के लिए एप्लीकेशन से एसएमसी समस्तीपुर एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। और उन्हीं टेस्ट का डिस्कशन पर डे शाम में हम कोशिश करेंगे, शाम में जो है टेस्ट का डिस्कशन करवा दिया करेंगे। और होगा तो सुबह में होगा तो 1 घंटा का एक वीडियो जो है 50-60 क्वेश्चन का अपलोड कर दिया करेंगे पर डे, यानी 50 क्वेश्चन साइंस का स्पेशली। आज शाम में 50 क्वेश्चन बायोलॉजी का रहेगा। सभी लोग शाम 7 बजे लाइव में जुड़िएगा, ध्यान रहेगा। शाम 7 कुछ नहीं जाता है, कम से कम नजर से गुजरते रहेगा ना तो आपके लिए वेस्ट होते जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कब कैसे क्या चीज याद हो गया।
तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा के लिए बहुत सारे ऐसे साथी हमेशा बोलते रहते हैं सर लाइव। तो लाइव पहले स्टार्टिंग में चल रहा था, बस बीच में होती क्या है कि क्लब को लेके बहुत सारा बैच को सब कुछ देखना होता है, थोड़ा परेशानी हो जाती है, जिस कारण से ड्रॉप था। लेकिन अब कंटिन्यू आज से कर दे रहे हैं, ठीक है। शाम 7 बजे पर डे कुछ ना कुछ, चाहे जो टॉपिक हो, चाहे टेस्ट का डिस्कशन हो, चाहे कुछ टॉपिक हो या कुछ स्पेशल कुछ क्वेश्चन करवा दे, लेकिन पर डे कंटिन्यू चलेगी। सभी लोग शाम 7 बजे लाइव में रहिएगा, ठीक है। ऐसा मन में ये नहीं सोचना है कि लाइव में नहीं देखेंगे तो बादों में देख लेंगे, मन में आता है लेकिन बाद वाला चीज बादे में होता है, ठीक है। ये भी जान लीजिए। आप देखते होइएगा ना कभी कोई वीडियो अगर यदि अच्छा लगा, कोई किसी भी टीचर का या कोई भी टॉपिक यदि पढ़ रहे हैं, चाहे कोई मूवी ये हो, आप क्या करते हैं फटाक से डाउनलोड में लगा देते हैं। तो डाउनलोड कर लिए कभी देख लेंगे, लेकिन क्या जब वो उसके देखने से पहले दूसरा चीज अच्छा लगने लगता है, उसके वो रखले रह जाता है। इसलिए बहानेबाजी ने सीधा सीधा हमेशा कॉन्शियस होके कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो शाम 7 बजे सभी लोग लाइव में जुड़िएगा, ठीक है। चलिए आगे तब तक और देखते हैं, कुछ ज्यादा नहीं ना हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बताना है विश्वत वृत्त जो है को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? हम आपसे बोले विश्वत वृत्त को 2 बार कांगो नदी हो जाएगी ना, कांगो और जायरे, ठीक है। 6 महीना कांगो कहलाती है, 6 महीना जायरे नदी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, विश्वत वृत्त को। आगे आपको बताना है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसे सिक्यांग है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको शिवाजी की माता का क्या नाम था? जीजाबाई, बिल्कुल सही है। आगे बताना है स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा आयोग था? हम स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा आयोग की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर राधा कृष्ण आयोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएंगे? डॉक्टर राधा कृष्ण आयोग था स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग। आगे बताना है 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो है किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? 10 मई से। और 10 मई से कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। आगे बताना है भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में किसे जानते हैं? आरबीआई को जानते हैं, सही है। आगे बताना पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स और स्पूनर ने स्नूकर होता है, ठीक है। स्नूकर उसी को हिंदी में बिलियर्ड्स बोलते हैं, यानी पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? बिलियर्ड्स से हो जाएगा, ठीक है। आप पीछे खड़े होइए, आप, हाँ आप ही को बोल रहे। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? कोई लोग ने बोलिएगा क्या? आशा किन्हीं के मन में जो यदि आ रहा हो ना, इतने भीड़ में हम बैठे हुए हैं और मेरे तक नजर नहीं पहुंच पा रहा हो, ये सब भ्रम में नहीं रहिएगा। ये जान लीजिए मेरा गर्दन कभी बुक पे नहीं रहता है, बुक पे बस 1 सेकंड के लिए रहता है। क्वेश्चन सिर्फ देखना, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है उतना दिख गया, गर्दन उठ जाता है, बाकी आप ही सभी पे नजर रहता है। अभी हम 3 बार बोले थे ना पंकज अडवाणी के बारे में, 3 बार से ऊपर बोल दिए हैं, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश करके ही बताए। आपका ध्यान क्लास में नहीं ना था? ईमानदारी से बताए, क्लास में ध्यान नहीं ना था? सुने थे? सुनते तो जरूर बताते। इंग्लिश में क्या है, क्या बोलते हैं? स्नूकर करके है, ठीक है। बैठिए, स्नूकर और हिंदी में बिलियर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। बैठ जाइए, थोड़ा सा कॉन्शियस रखिएगा। मतलब देखिए इतना बात तो जरूर सुनाई आपको भी दे देता होगा कभी कभी, क्या कि कोई भी पर्सन से यदि आप टॉक कर रहे हैं, पर्सन क्या बोला है आप थोड़ा देर के लिए नहीं सुनिए, कहे क्या बोले फिर से बोलिए। और जब अगर सामने वाला बोल देना कि जो अच्छा कुछ नहीं बोले हैं, अपने आप आपके दिमाग में चलाएगा कि यही बात बोले होंगे। ऐसा होता है, ये सब प्रैक्टिकली है। तो ये जब प्रेशर माइंड पे जोर पड़ता है तो अपने आप याद आने लग जाता है, समझे। ध्यान लेकिन क्लास में रखा करिए, समझे। चलिए आगे बताना है आपको जजीरा एयरवेज किस देश में है? जजीरा एयरवेज जो है किस देश में है? तो ये कुवैत हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कुवैत में हो जाएगा, सही है। आगे बताना सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा, सही है। आगे बताना है बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? तो गणतंत्र दिवस से है। बताइएगा भारत कब गणतंत्र हुआ था? हमें लगता है, 1 मिनट शांत रहिएगा अभी, हमें लगता है इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग डाउट में होंगे अभी, ठीक है। और नहीं यकीन है तो हम प्रमाण दे देते हैं, ठीक है। आप खड़े हुए, आपके पीछे, हाँ आप ही को बोल रहे हैं, हाँ आप नहीं, बगल में, ठीक है। बताइए गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस किस अवसर पे मनाते हैं? संविधान लागू हुआ था पूरा देश में,
ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, कुछ लोगों को गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस में भी फर्क बुझाता होगा। ठीक है, जान लीजिए ये सब देखिए कॉमन चीज है, हम जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब ऐसा नहीं संकोच मन में नहीं करना, लेकिन जिनके मन में डाउट है हमेशा क्लियर करके रखिएगा। गणतंत्र दिवस यानी देश गणतंत्र हुआ, यानी क्या हुआ, संविधान लागू। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। शायद कल के भी डिस्कशन में हम ये बात बताए थे, नहीं बताए थे कि संविधान लागू हुआ था और संविधान की रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। और जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना इसके बाद न होगा, कब? 28 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट का, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है। अभी बोल रहे थे बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे हो जाएगा? गणतंत्र दिवस से। स्वतंत्रता दिवस की यदि हम बात करते हैं कब? 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1947। ठीक है, चलिए इंग्लिश में और प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश में और पढ़ रहा हूँ। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। अच्छा देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? मतलब आप मतलब क्या है? स्वतंत्र है। कहने नहीं बोलते हैं कि बच्चे लोग क्या होते हैं, गार्जियन से यदि इंडिपेंडेंट होते हैं मतलब अपने पैर पे खड़ा हो जाते हैं, यानी स्वतंत्र है, अब पैसा कमाने लग गए हैं। ठीक है, यानी अपने अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गए। कंफ्यूजन कुछ भी होता है रिलेट करिए ना, अपने आप याद रहेगा। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? स्वतंत्र, वो स्वतंत्र मतलब। रिपब्लिक मतलब क्या? गणतंत्र। पब्लिक मतलब क्या होता है? गण, यानी लोग होता है। गण मतलब क्या होता है? लोग। पब्लिक मतलब क्या? गण। वही रिपब्लिक क्या होता है? गणतंत्र। ठीक है, और कुछ दिक्कत है? ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। ये जितने भी चीज आपको बता रहे हैं ना, इन सभी चीजों को हम फेस कर आए हैं। ठीक है, ये चीज जान लीजिए। स्टार्टिंग में जो है बहुत प्रॉब्लम होती थी ये सब चीज में। धीरे धीरे करके जब जो चीज प्रॉब्लम हो जाता है ना आपको, तो आप दूसरे को कभी भी सिखाइएगा जीवन में तो अच्छा सिखा पाइएगा। जो लोग को प्रॉब्लम यदि नहीं होता है, कोई भी चीज आसानी लगने लग जाता है, तो वो लोग कोई भी चीज को बेहतर ढंग से सिखा नहीं पाएंगे। भले ही आ जाएगा लेकिन सिखा नहीं पाएंगे। सिखाने के लिए होता है कि आपको यदि नहीं आया है, आपने मेहनत करके सीखा है, तो आप दूसरे को जरूर सिखा पाएंगे। क्या हुआ? हाँ, तो वही चीज कहाँ से आएगी? कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए आगे बताना। इकोसिस्टम। ठीक है, किनके द्वारा? हाँ, एजी टांसले के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टांसले। अच्छा, इकोसिस्टम का हिंदी बोले तो पारितंत्र होता है ना, पारितंत्र होता है। तो से तंत्र, तो से टांसले ध्यान रखना है। और एक होता है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल। क्या है? ठीक तो है, देख लीजिएगा एक बार अगर हो सकता है। ठीक है, इकोलॉजी शब्द हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। और इकोसिस्टम यानी पारितंत्र की बात करते हैं, यानी पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं, तो ट्रांसले एकदम ये ट्रांसले तो सही है। पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किसके द्वारा? एजी टांसले के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताना है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। और मानसरोवर से और दो नदी निकलती है। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है और एक और निकलती है, सतलज निकलती है। यानी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी कहाँ से? मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, आगे बताना है। सैंडविच द्वीप का जो है वर्तमान नाम क्या है? सैंडविच द्वीप का वर्तमान नाम हवाई द्वीप के नाम से जानते हैं। हवाई द्वीप के नाम से जानते हैं, सही है। आगे आपको बताना है। धन विधेयक लोकसभा में जो है पारित होने के बाद राज्यसभा कितने दिन तक उसे रोक सकती है? 14 दिन तक उसे रोक सकती है। अगर नहीं रिटर्न करती है तो धन विधेयक स्वतः पारित समझा जाता है। और 14 दिन से रिलेटेड बहुत सारा चीज है, जैसे कि राष्ट्रपति का जो है महाभियोग जो होता है, कितने दिन पूर्व सूचना देना होता है? 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। और अनुच्छेद 161 में क्या है? राज्यपाल का क्या? राज्यपाल का क्षमा शक्ति अनुच्छेद 161। और राष्ट्रपति का क्षमा शक्ति कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 72 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुआ था?
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में कब हुआ था? 1875 में हुआ था। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है, पुणे में स्थित है। और आगे ये बताना है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था? 1875 में ही हुआ था। और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा हो जाएगा? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, यानी जिसे शॉर्ट में BSE कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BSE, जिसका स्थापना कब हो जाएगा? 1875 में हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ अभी बताए थे आपको भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1875 में, 1875 में। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, जिसको निर्गमित करने का काम सेबी का होता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ना। हाँ, सेबी होता है। और सेबी इसको विनियमित करने का काम करती है स्टॉक एक्सचेंज। यानी स्टॉक एक्सचेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? शेयर बाजार। शेयर बाजार एक वर्ड है, बुल एंड बियर शब्द का संबंध किससे है? शेयर बाजार से है। जैसे कि आपको बोलते हैं निक्की कहाँ का शेयर सूचकांक है? जापान का ना। ठीक है, जापान का। फुटसी कहाँ का शेयर सूचकांक है? फुटसी तो लंदन का शेयर सूचकांक है फुटसी। ठीक है। बहुत सारा ऐसे स्टॉक एक्सचेंज आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है। और अभी जस्ट बताए आपको जो है BSE बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का हो जाएगा? तो भारत का हो जाएगा, जिसका स्थापना 1875। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई। अच्छा बताइएगा, सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में सेबी का स्थापना हुआ था। और सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला था? 92 में। कब मिला था? 1992 में जो है सेबी को वैधानिक दर्जा मिला था। और सेबी का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? खेरवानी समिति के सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? खेरवानी समिति के सिफारिश पर हुआ था। खेरवानी। हाँ, चलिए आगे बताना है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक को। किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष होती है? बोलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष होती है? 1985 में। जितने भी पुरस्कार है लगभग आज के दिन वाला जो वीडियो है उसमें बता दिए, आप जाके एक बार देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है। आप लोग देखते आ रहे हैं वीडियो की नहीं? बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देखते हैं ना। आप हम बोल रहे हैं आप 1 घंटा 2 घंटा कम पढ़िए, लेकिन 1 घंटा में जो वीडियो देखिएगा ना, आप 2 घंटा पढ़िएगा उसके बराबर 100% हो जाएगा। ठीक है। इसलिए कोशिश करिए बार बार कम से कम उसको रिवाइज अपने देखते रहिएगा ना, अपने रिवीजन होते रहेगा। समझे? आगे बताना, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? थार मरुस्थल हो जाएगा। सही है। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ है? वेम्बनाड झील जो है ये केरल में स्थित है। सही है। आगे बताना है, अबू समद जो है ये किसके दरबार का चित्रकार था? अबू समद अकबर के दरबार का चित्रकार था। और अबू समद को अकबर के द्वारा कौन सी उपाधि दिया गया था? तो श्री कलम की उपाधि। कौन सी उपाधि दिया गया था? श्री कलम की उपाधि किसे दिया गया था? अबू समद को दिया गया था। और एक है जरी कलम की उपाधि, किसे दिया गया था? तो मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। किसको दिया गया था? मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को जो है कौन सी उपाधि? जरी कलम की उपाधि दिया गया था। ठीक है। चलिए आगे बताना है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होगा? सीधा होगा। और इसे कैसे याद रखना? आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसका मतलब ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। आगे आपको बताना है, शक संवत किसके द्वारा शुरुआत किया गया? कनिष्क के द्वारा। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व और ईस्वी समझते होंगे शायद सभी लोग, तो दोनों में डिफरेंट है, तो इसलिए याद रखेगा ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी बोला जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को ईसा पूर्व बोला जाता है। शॉर्ट में BC रहता है ईसा पूर्व, और AD होता है ईसा ईस्वी होता है। ठीक है। एनो डोमिनी होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए तो 58 बताते हैं, आप पेशेंस रखिए, सब कुछ बताएंगे आपको। अभी बताएं 78 ईस्वी में क्या हो जाएगा?
शक संवत। और विक्रम संवत की बात करते हैं 57 या 58 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा 57 या 58 ईसा पूर्व, दोनों देखिए देता है इसलिए बताना पड़ता है। हम जानते हैं वैसे 57 सही होगा। 57 या 58 ईसा पूर्व को जो है कौन सा संवत? विक्रम संवत। ठीक है। और भारत में वर्तमान में कौन सा संवत चल रहा है? शक संवत या विक्रम संवत चल रहा है? कब से चल रहा है? 57 से ना, 1957 से चल रहा है। ठीक है, 1957। आगे बताना बीरबल का असली नाम क्या था? अभी जस्ट बताया, महेश दास हो जाएगा। ठीक है। आगे बताना है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है किसने शुरू किया? सुन लीजिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह की यदि हम बात करते हैं महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो स्थापित हुआ था 22 अक्टूबर 1940। 22 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर होगा, सॉरी 17 अक्टूबर 1940 को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त। ये ध्यान रखना है। तो आपको हम व्यक्तिगत सत्याग्रही में डेट बताए 17 अक्टूबर 1940। और इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, मेरे मन में अभी 22 अक्टूबर बोला क्यों गया? तो 22 अक्टूबर 1764 को जो है कौन सा युद्ध हुआ है? बोलिए। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ है, बक्सर की लड़ाई। ठीक है, ध्यान रखना है। क्या? अलीगढ़ की संधि, इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में होती है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ है। 1774 नहीं है इलाहाबाद की संधि। अलीनगर की संधि 1757 वो देता है पलासी की लड़ाई के समय में देता है। पलासी की लड़ाई के समय जो है अलीनगर की संधि होता है 1757 में। ठीक है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे थे, कुछ बोलने वाले थे, भूलिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज छोड़ देंगे, इतना ज्यादा नहीं करवाएंगे। लेकिन कुछ बात, बहुत सारे बात आज आप लोग को बताए भी हैं। इसका असर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन असर रहे फिर वैसे ही जैसे का तैसा हो जाए। ठीक है, इस बात को देखिए हमेशा, और हमें भी कहना भी खुद अच्छा नहीं लगता है। और क्लब में या कहीं पे भी ऐसे कोई लोग नहीं है जो हमेशा आपको कहते रहेंगे कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। आप पढ़िएगा, आपका रिजल्ट आपको मिलेगा, उसका जो है जो होता है ना, कहने का मतलब आप मेहनत करेंगे उसका परिणाम आप ही को मिलेगा, दूसरे किसी को मिलने वाला नहीं है। अच्छा मेहनत करेंगे अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा से मेहनत नहीं करेंगे तो बाकी समझ ही रहे हैं। कोई भी चीज दुनिया में 2 ही चीज होता है, या तो बढ़िया नहीं तो खराब, बीच वाला का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज का 2 ही रिजल्ट होता है। अगर आप एग्जाम देंगे तो इसका रिजल्ट 2 ही होगा, या तो पास होइएगा नहीं तो फेल होइएगा। बीच वाला का कोई वैल्यू है? अगर 59 नंबर पे अगर मेरिट बनता है, आपका 58 है तो आपका कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं, या तो पास नहीं तो फेल। इसलिए मेहनत अच्छा से करिएगा। ठीक है, ईमानदारी से, ऑनेस्टली। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, तब तक पहले अभी आज थोड़ा सा इंसल्ट भी आप लोग को होना जरूरी है, इसलिए क्लास किनका था? पुरंदर की संधि एक 1776 भी है। ठीक है, और पुरंदर की संधि एक 1665 भी है। हम दोनों की बात बता देते हैं, आप सुन भी लीजिए। तो पुरंदर की संधि बताए भी थे एक दिन कि भरौच का जो है कर वसूलने के लिए जो है पुरंदर की संधि वो था 1776। और एक पुरंदर की संधि था 1665 जो किसके किसके मध्य हुआ था? शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, जितना डाउट वाला है, जितना बात आप सभी को अभी हम याद करवा रहे हैं ना, ये सभी बात आज से 1 साल 2 साल पहले हम याद किए। आप समझ सकते हैं कितना पीछे हम थे और कितना आगे आप लोग हो रहे हैं। इस बात को आप लोग अनुमान करिएगा। इसलिए कोशिश करिए, जो चीज मिल रहा है समझिए, सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं ना कि छाट के क्रीम होता है। ठीक है, समझिए सिर्फ और सिर्फ उतना ही बात को बताते हैं। पढ़ने के लिए तो सारा दुनिया, क्या लुसेंट का लाइन बाय लाइन क्या लगता है आपको? लाइन बाय लाइन बताते हैं? कभी नहीं बता। लेकिन इतना जरूर है कि आपके सेट में जो क्वेश्चन आता होगा, आज का सेट भी देखोगे तो 5 गो क्वेश्चन कम से कम मिला होगा आज के क्यूज से। नहीं था? अच्छा से बनाए नहीं सेट? आज के बहुत टफ था। नहीं देखिए, हम क्या बता रहे हैं, आप कॉन्शियस होके रहिएगा ना, तो हमेशा ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आज ही दिखे, हमेशा कुछ ना कुछ आपको दिखते रहेगा। और दिखते रहेगा तो अपने मनोबल हाई रहेगा। थोड़ा कॉपी बढ़ाइएगा।
बात नहीं करना है। अरे क्वेश्चन ऐसे ही मन में भरम नहीं लाइए कि ऐसा ही मिलेगा, आसान मिलेगा। पढ़िए अच्छा से, पढ़ते हैं जो पढ़ते हैं उन्हीं को आसान लगता है, नहीं पढ़ते हैं उनको भारी लगता है। ठीक है, जिनका जिनका नाम बोलते हैं खड़े हो जाइएगा ईमानदारी से। और ये बाहर वाले भी सभी लोग देखेंगे कि आप लोग पढ़ते नहीं है सो, ठीक है, बाहर वाले सभी लोग देखेंगे, मतलब वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और आप खुद भी बाद में देख सकते हैं पनिशमेंट। आज भर ये वार्निंग देंगे, अगले दिन से मंगलवार से अगर क्यूज करवाने के लिए आएंगे तो जो फेल रहिएगा आधा घंटा खड़ा होने के लिए कम से कम तैयार रहिएगा। इसलिए अच्छा से पढ़ के, कल भी बोले थे ना फेल नहीं होना है, कल बोले थे पहले ही आके खड़ा करेंगे लेकिन नहीं कर पाए हैं, अभी बोलते खड़े होइएगा। अभिषेक जी खड़े हो जाइए। कोई नहीं है अभिषेक जी, फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे है तो आपको पढ़ के आना मना था, बताइए, गलत बात है। ठीक, चलिए आगे बताते हैं। संदीप जी खड़े होइए। फर्स्ट डे है, दूसरा दिन है ना, अच्छा कोई बात नहीं। आप लोग क्या लगता है दुश्मनी आ रहे हैं इनसे? हाँ, अच्छा एक मिनट, कितना दिन से आ रहे हैं आप? आज दूसरा दिन। आप क्या बोले फर्स्ट डे है? आप खड़े होइए, पहले खड़े होइए आप। नहीं एक मिनट, एक फर्स्ट डे बोले तो उनको बोले ठीक है बैठे रहिए, इस सोचे हम भी फर्स्ट डे बोल के निकल जाए। क्या हुआ? आराम से आराम से आगे अगर फर्स्ट डे रहता तो आपको 17 नंबर नहीं आता, एक चीज ये भी हम देख रहे हैं, ठीक है, बहानेबाजी करते हैं। रजनीश जी खड़े होइए। बटन पहले लगा के, गर्मी नहीं है समझे। आपका 23 नंबर है, अच्छा रजनीश जी का 23 नंबर। बैठिए, आप पहले देख लिए, आप लिखिए रहे थे, आप लिख रहे थे, ठीक बैठिए। मनीष जी खड़े होइए, तो नीचे वाला पढ़ा गया था। फर्स्ट डे लेना है, ठीक, कल आए थे ना, ठीक है, बैठ खड़े रहिएगा। पीयूष जी कौन है? खड़े होइए। तो आपका भी फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे है, एको को नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, का एक हम जहाँ समझ रहे हैं तो आप एक भी काहे नहीं लिखे, आप कुछ नहीं पता था। आप कहाँ से आए? आप ही के साथ रह रहे हैं, यही शिफ्ट किए हैं? कहाँ से आए हैं आप बताइए तो एक बार जोर से, थोड़ा इधर हो जाइए, थोड़ा पीछे होइए ताकि दिखे फोन में, थोड़ा सा और इधर हो जाइए साइड। कहाँ से आए हैं? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आप अनुमान कर सकते हैं, और इतनी दूर से किस लिए आए हैं तो समझ सकते हैं। आज फर्स्ट डे है, वैसे पहले कोई तकलीफ की बात नहीं, कल से मेहनत करेंगे, उम्मीद करते हैं कि पढ़ के आएंगे, ठीक है, अच्छा से पढ़ के आइएगा। दूर से आए हैं और एक उम्मीद के साथ आए हैं, ठीक है। और इनके भैया हैं, चचेरे भैया हैं जो आर्मी, इंडियन आर्मी में है, और वो ऐसे हैं कि एक भी वीडियो स्किप नहीं करते हैं क्यूज का। अभी जॉब कर रहे हैं और वो बहुत परेशान थे बात करने के लिए, ठीक है, दिल्ली साइड में पोस्टिंग है ना शायद, ठीक है। क्या हुआ? जो कि समझ रहे हैं, वो हमसे बात करके भिजवाए थे, इनको कई दिन बात, इनके लिए कितना दिन बात किए हैं वो कि सर हम भिजवा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा आप, ठीक है। और आज से 1 महीना पहले बात करके गए, लेकिन फिर पता चला कि कल आके शिफ्ट किए हैं। तो आप समझ सकते हैं मधेपुरा से इतने दूर से आ सकते हैं, लेकिन आप लोग इतने बगल से हैं, फिर भी इस चीज की अहमियत नहीं ना समझते हैं, ठीक। बैठ जाइए, कल से आप पढ़ के आइएगा अच्छे से, ठीक है। आगे खड़े हुए संजीव जी। बुक नहीं मिला, खड़े होइए, खड़े रहिएगा आप, खड़े होइए। तो किशन जी खड़े होइए। तो कितना है नंबर नहीं देखना है, कितना है, फेल है मतलब फेल है, ठीक है। आगे रुपेश जी खड़े होइए। हंसना नहीं है किन्हीं को, आपकी भी बारी आ सकती है, इसलिए हंसिए नहीं। सुमन झा जी खड़े होइए। प्रदीप जी खड़े होइए। तो अरविंद जी खड़े होइए। एक मिनट रुकिए। संतोष जी, संतोष जी फर्स्ट नहीं लिखा हुआ, सीधा संतोष जी लिखा हुआ है। और कोई संतोष जी हैं? अब फर्स्ट आपका क्या लग रहा है आपको? आपके कॉन्फिडेंस से क्या लग रहा है? खूब पढ़ के आए थे? नहीं पढ़ के आए थे? खड़े होइए तो आप ही होइएगा। चलिए सिंपी जी खड़े होइए। तो सुभाष जी खड़े होइए। सुभाष जी,
दीपक जी सेकंड खड़े होइएगा। नहीं खड़े हुए, कौन है दीपक जी सेकंड? आप लिख दिए थे एक ही अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, ज्यादा खुश नहीं होना है सेकंड वाले फर्स्ट वाले का, दोनों खड़े हो जाइए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों। क्या हुआ? कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड नहीं लिखे हैं, फिर भी खड़ा होना, दोनों लोग फेल है। आगे रघुनाथ जी, किधर है रघु जी? खड़े होइए, हो गया पीछे, ठीक है, दिख भी नहीं रहे हैं। मनीष जी खड़े होइए। आगे सुमित जी खड़े होइए। तो बहुत स्थिति खराब है आप लोग का, ठीक है। राम कुमार जी सेकंड। किशन जी और आगे रोशन जी खड़े होइए। अभिनव जी खड़े होइए। तो संतोष जी सेकंड भी खड़े हो जाइए, मतलब दोनों संतोष जी थे। संतोष जी सेकंड कौन लिखे हुए हैं? आप फर्स्ट लिखते हैं, थर्ड लिखते हैं, फोर्थ। अच्छा, सेकंड संतोष जी कौन थे? आप लिखे थे, तो एक संतोष जी और है नीचे। चलिए कोई बात नहीं, इतना लोग हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? नौकरी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, सो बताइए। हम सीधा सीधा रिजल्ट नहीं, नौकरी, नौकरी समझते हैं ना, ठीक। रिजल्ट होगा तभी ना, वही तभी जाके ना नौकरी होगी। और इसके लिए बस एक चीज है, पढ़ना। आज भर छोड़ दे रहे हैं, मंगलवार से फाइनली आधा घंटा, मतलब आधा घंटा। और ऐसा महीने नहीं सोचना है कि कैमरा के सामने खड़ा करके एक लाइन से खड़ा कर देंगे फेल वाले को, अभी जैसे तैसे है ना, ठीक है। और थोड़ा सा फील करिएगा अपने आप को। अगर वैसा हो तो इस बार स्थापना दिवस भी आसपास में होने वाली है, और कोशिश करेंगे सभी के पेरेंट्स को भी बुलाने का, और गार्जियन लोग भी आगे देखेंगे कि बच्चे पे क्या बीतती है, ठीक है। तो बस एक ही उद्देश्य है मेरा, जो उद्देश्य है आप लोग को सक्सेस, बात नहीं कीजिए आपस में। मेरा जो उद्देश्य है आप सभी का रिजल्ट हो, तो रिजल्ट के लिए आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। गर्ल्स में मात्र आप पहले दिन आए हैं, नहीं ना, तो आप अकेले क्यों फेल है बताइए? अच्छा लगता है आप खड़े हैं अकेले? क्या आप ही, बाकी सबको नहीं चाहिए रिजल्ट, आप ही को चाहिए? उल्टा बोल रहे हैं, समझिएगा इस बात को। ये लोग पढ़ के गलती नहीं ना कर रहे हैं, इसलिए पढ़ के आया करिएगा, समझे। और आप लोग शरीर सब हट्टा कट्टा है, पढ़ सकते हैं। बिहार पुलिस का फिजिकल ऐसे ही नहीं निकलता है, ठीक, इसलिए अच्छा से पढ़िए, समझे, ईमानदारी से बैठिए सभी लोग। 50% ही आपको लाना है, ऐसा नहीं बढ़ाएंगे नहीं, उसको नहीं बढ़ाना है। 50% क्या 50% होना चाहिए, 100 रहेगा तो 50 होना चाहिए। MMT बोले नहीं होगा? अच्छा, MMT बंद कर दिया गया है शायद। अच्छा कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी होगा होमवर्क आगे का लिखा दीजिएगा, ठीक है। आगे आज होमवर्क लिखवा दीजिए। आगे कहने का मतलब, या नहीं भी लिखवाइएगा, एक सप्ताह में जो होमवर्क मिला है, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। एक सप्ताह में जो होमवर्क मिला है, अगर जान नहीं कुछ तो 40 क्वेश्चन उसी से गौतम जी लिख लीजिएगा आप ही, ठीक है, एक सप्ताह में। और ऐसा क्वेश्चन लिखिएगा जो सब कोई लिख सके, ऐसा भारी भारी नहीं लिखना है, इसलिए सब लोग एक नजर भी पढ़ लीजिएगा तो सब पास रहिएगा। अगर SST लिखाया जाएगा तो 20 नंबर होना चाहिए, अगर मास्टरमाइंड होती है 100 क्वेश्चन होता है तो 50 होना चाहिए, ठीक है। जो भी रहे आपको पास करके रखना है, ठीक है, ठीक। इनका क्लास था, दीजिए कॉपी दीजिए उनको, बोलिए। बात नहीं कीजिएगा, शांत रहिए थोड़ा। संतोष जी सेकंड।